हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के एपिसोड में। और आज की तारीख है 11 अक्टूबर 2020। एक छोटी सी खुशखबरी के साथ शुरुआत करना चाहेंगे कि आप सबके कंटिन्यूस सपोर्ट से जो इंडी मसाला पॉडकास्ट है, जो आप स्पॉटिफाई पे, एप्पल आईट्यून्स पे और अलग अलग जगह पे सुन सकते हैं, हमने उसकी कल 50वीं एपिसोड पूरी की। तो आप सबका बहुत बहुत आभार और शुक्रिया उसके लिए। आज की जो टॉपिक है वो इसके पहले भी हम इस टॉपिक पे चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ये ऐसी टॉपिक है कि कुछ ना कुछ नई डेटा हमेशा निकल कर आती रहती है। तो आज हम बात करने वाले हैं द चैलेंज ऑफ कोविड-19 एंड व्हाट शुड वी डू। हम क्या कर सकते हैं, हमारे अख्तियार में कुछ है, इज देयर समथिंग इन आवर कैपेसिटी टू मेक सम चेंजेस एंड मेक इट बेटर। बट मैं उस टॉपिक पे जाऊं उसके पहले मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक लेटेस्ट आर्टिकल के बारे में थोड़ी बात करना चाहूंगा आपसे, जिसमें 6 ऐसी चीजों के बारे में सवाल पूछी गई है जिनका जवाब अभी तक कोविड रिलेटेड हमको नहीं मिला है। और ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि अभी तक 10 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं है हमारे पास। तो ऐसे 6 बड़े एक्सपर्ट्स को पूछा गया कि अभी कोविड रिलेटेड आप की धारणा क्या है, और डू यू हैव सम स्पेसिफिक क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कॉनर बैमफोर्ड, जो रिसर्च फेलो हैं वायरोलॉजी, क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट में। उन्होंने एक सवाल पूछा, और वो सवाल ये है कि ये जो कोविड SARS-CoV-2 जो कोविड-19 वायरस है, वो इंसानों में आखिर आया कैसे। अब उसके पीछे बहुत सारी थ्योरी चल रही हैं, बहुत सारे आपने भी पढ़ा और सुना होगा कि कुछ ने बोला पैंगोलिन से है, कुछ ने बोला बैट से है, कुछ लोगों ने बोला कि वेट मार्केट से आई है। अभी तक कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, बट मोटा मोटा ये देखा गया कि बैट से इंसानों में आया। अभी ये सवाल जानना हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये क्या आखिरी वायरस है जो कि जानवरों से इंसान में आ गया? नहीं, ये दूसरे भी वायरसेस आ सकते हैं। तो अगर हमें इस बारे में पता चले कि ये आफ्टर ऑल जानवरों से इंसान में ये कोविड वायरस कैसे आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। पहला सवाल है जिसका जवाब नहीं मिला है। दूसरी एक्सपर्ट हैं सारा कैडी, जो क्लिनिकल रिसर्च फेलो हैं वायरल इम्यूनोलॉजी में और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में है वो। उन्होंने पूछा कि हाउ कैन वी टेल इफ समवन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम SARS-CoV-2। तो अभी तक ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि आप ये बोल सकें या साइंटिस्ट बोल सके कि इस बंदे को कोविड नहीं होगा, एक बार हो गया तो दोबारा नहीं होगा। ये भी डेटा हमारे पास नहीं है। रिपीट इन्फेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, डेटा नहीं है। अंचल, स्वागत है आपका। थर्ड एक्सपर्ट हैं डेरिक गार्टनर, लेक्चरर एंड फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल फ्यूचर्स एंड लैंकेस्टर यूनिवर्सिटी में है ये। इनका सवाल है हाउ कैन वी एक्सप्लेन जियोग्राफिकल वेरिएशन इन कोविड-19 मोर्टेलिटी रेट्स। अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में कोविड से मरने वाले लोगों की संख्या बहुत ऊपर नीचे है। इसको कैसे समझाया जाए, इसके पीछे कौन सी लॉजिक है। से फॉर एग्जांपल, स्लोवेकिया में 1 लाख में खाली 7 लोगों की मौत हुई है। वहीं यूरोप में ही है बेल्जियम, वहां पे 1 लाख में 856 लोगों की मौत हुई है। तो ये जो वेरिएशन है मौत की डेटा का, ये कैसे एक्सप्लेन किया जाए। वायरस वही है, वहां रहने वाले लोग भी एक क्षेत्र के हैं, तो इतनी वेरिएशन कैसे है, जवाब नहीं है हमारे पास। चौथी जो एक्सपर्ट हैं उनका नाम है एन ए मूर, सीनियर लेक्चरर इन बायोकेमिस्ट्री एंड सेल बायोलॉजी, यूनिवर्सिटी कॉलेज कॉक, इंग्लैंड में है। इनका सवाल है कि फॉर अ वैक्सीन व्हाट डज सक्सेस लुक लाइक इन द शॉर्ट वर्सेस लॉन्ग टर्म। कि अगर जो वैक्सीन आ रहे हैं तो वैक्सीन कम समय में क्या अचीव कर सकते हैं और लॉन्ग पीरियड में क्या अचीव करेंगे, इसके लिए क्या मापदंड है, व्हाट आर द क्राइटेरिया। अभिनव जी, स्वागत है आपका। तो फॉर एग्जांपल, जो वैक्सीन अगर 50% लोगों को भी कोविड से प्रोटेक्शन देगी तो उसको अप्रूवल मिल जाएगी, बाकी 50% का क्या। उसके बाद भी सवाल है कि ये एक वैक्सीन लेने के बाद कितने दिन तक प्रोटेक्शन रहेगी, 5 महीने, साल, पता नहीं है। उसकी क्या बूस्टर डोज लेनी पड़ेगी, ये पता नहीं है। किस रेट पे आएगी, पहले किसको अवेलेबल होगी, तो ये सब भी सवाल जो हैं बिल्कुल क्लियर नहीं है अभी। हमारी 5वीं एक्सपर्ट हैं सुसन मिची एंड रॉबर्ट वेस्ट, प्रोफेसर ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया।
इनका सवाल है, हाउ कैन कोविड सेफ बिहेवियर्स बिकम एम्बेडेड इन पीपल्स लाइफ? तो अभी तक कुछ ऐसी व्यवहार हैं जो कि साइंटिस्ट को पता है कि ये इन व्यवहार का पालन करके इफ यू फॉलो दीज एडवाइसेस, आप कोविड 19 के जो प्रभाव है, जो इन्फेक्शन रेट है, उसको कम कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1, कैरिंग अ कोविड किट। जब भी आप घर से बाहर जाएं तो क्या आपके पास एक कोविड किट है क्या? कोविड किट बहुत साधारण है, फेस मास्क है, उसमें हैंड सैनिटाइजर की बॉटल होती है और कुछ टिश्यू पेपर होते हैं। टिश्यू पेपर इंपॉर्टेंट है क्यों, बताता हूं आपको आगे। दूसरा है वियरिंग फेस मास्क व्हेनेवर इन पब्लिक प्लेसेस। जहां भी आप पब्लिक में जाएं तो फेस मास्क पहने रहें, खासकर उन जगहों पर जहां पे एक कमरा है, बहुत सारे लोग हैं और अनजान लोग हैं, तो वहां पे आपको ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है। दूसरी बात, जो मास्क है उनको स्टोर कैसे किया जाए और एक बार यूज होने के बाद डिस्पोज कैसे किया जाए, तो उसमें तो हमने आपको पहले एक टॉपिक करी थी, उसमें बताया कि जो 3 लेयर वाले कपड़े के बने मास्क जो हैं, जैसे हम लोग अभी पीटर इंग्लैंड कंपनी का मास्क जो ऑनलाइन आपको अमेजॉन या माइंत्रा पे मिल जाएगा, 3 लेयर है, अच्छी तरह से रबर है उसमें, उसको आप इस्तेमाल करें और धो लें गर्म पानी और डिटर्जेंट में एक बार जब भी वापिस आते हैं। दैट्स एडिक्वेट इनफ, और ये मेरी सजेशन नहीं है, ये CDC की रिकमेंडेशन है। तीसरा, डिसइंफेक्टिंग हैंड्स एंड सर्फेसेस आफ्टर पॉसिबल कंटामिनेशन। आपका हाथ और ऐसी सरफेस जिसमें आपको लगता है कि कंटामिनेशन हुआ है या कोई बाहर का इंसान आया जिसने उसको छुआ है, मान लीजिए घर से बाहर से कुछ सामान आया, तो उसको आप जिस पैकेट में है उसी पैकेट में इस्तेमाल कर रहे हैं कि उसकी सफाई कर रहे हैं, उसको क्या डिसइंफेक्ट कर रहे हैं, ये सब थोड़े ख्याल रखने की चीजें हैं। टिश्यू की बात हम पहले कर रहे थे, वापस टिश्यू की बात करेंगे। कैचिंग कफ एंड स्नीज इन टिश्यू ऑलवेज। जब भी छींक आए या खांसी हो तो टिश्यू पेपर, रुमाल जो है वो ढका होना चाहिए। ये है कि वो स्प्रेड नहीं होगा ज्यादा दूर में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिहेवियर अभी भी मेरे अंदर नहीं आई है। मेरी छोटी बेटी, अब घर में हम रहते हैं, सब लोग घर में बंद है, तो कभी भी छींक आती, छींक देते हैं, तो ना ये कर पाते हैं ना तब तक रुमाल निकाल पाते हैं। शी इज ऑलवेज लाइक, पापा दिस इज बैड। तो ये जो गुड हाइजीन बिहेवियर है, ये हमारे व्यवहार में कैसे आए, ये बड़ा ही क्रिटिकल है। 5वां पॉइंट, नेवर टचिंग द टी सर्फेस। टी, ये आंख, नाक, मुंह। तो देखिए, आंख ऐसे टी का ऊपर का हिस्सा और नाक और मुंह नीचे का हिस्सा। तो जब तक हमारे ये सुनिश्चित नहीं है कि हमारा हाथ साफ है, तब तक हाथों से आंख को, नाक को, मुंह को छूने की मनाही है। अब साथ के साथ यही बताना चाहूंगा कि जो स्टैटिस्टिक है कि एक इंसान 1 घंटे में 23 बार इन इलाकों को छू देते हैं, ये हमारी आदत है। हालांकि डॉक्टरों में आप देखेंगे वो लोग इसमें काफी कॉशियस रहते हैं। Getting vaccinated once the vaccine comes is very very important, and lastly, staying at home and getting tested if we have symptoms. घर पर रहना और कहीं सिम्टम दिखे कि हाँ मुझे कोविड के लक्षण दिख रहे हैं तो इमीडिएटली जाकर जांच कराना, और जो अथॉरिटीज हमको बताने कि ऐसा मुझे लग रहा है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये, हम आगे और भी देखने वाले हैं। आखिरी सवाल है, डेविड हंटर साहब, रिचर्ड डॉल प्रोफेसर ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड मेडिसिन, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। प्रणाम पापा, ऑक्सफोर्ड में पढ़ाते हैं। इनका सवाल है कि व्हाट इज द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन। कोविड-19 से अगर आपको या मुझे किसी को इन्फेक्शन होती है तो उसका दूरगामी परिणाम क्या होगा? व्हाट विल बी द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज? नो आइडिया। ये क्या हार्ट को डैमेज कर रहा है, लंग्स को डैमेज कर रहा है, फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम होंगे? अभी तो ये डेटा कंफर्म्ड है कि हार्ट, लंग, ब्रेन, बाकी चीजों की आरे बात करो, इन सबको भी नुकसान पहुंचाता है। दुख की बात यह है कि जिनको एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम होते हैं उनमें भी ये डैमेज कुछ स्टडीज में निकल कर आ रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म दूरगामी परिणाम क्या होंगे, वी हैव नो क्लू अबाउट इट। तो इन 6-7 सवाल के बाद, जिनको अभी तक, और उम्मीद ये है कि आगे जैसे जैसे रिसर्च हो रही है इन सवालों के जवाब भी मिलेंगे हमें। अभी आते हैं मेन टॉपिक पे कि ये जो चैलेंज है कोविड-19 का, और इसमें मैं आप कुछ कर सकते हैं क्या अपने इंडिविजुअल लेवल से। मैं सरकार की भी बात नहीं करूंगा, आपकी जो लोकल अथॉरिटी उनकी बात नहीं करूंगा। आप क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूं, हम इसके ऊपर में ध्यान देंगे। आज जिस आर्टिकल को हम कोट करने वाले हैं, जेफरी ब्लैंड PhD हैं, फाउंडर ऑफ पर्सनलाइज्ड लाइफस्टाइल इंस्टीट्यूट। बड़ी डिटेल आर्टिकल लिखी उन्होंने, जिसमें से मैंने कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें निकाली हैं जो आपसे शेयर करूंगा।
आपके जो अनुभव हैं, योर एक्सपीरियंसेस, प्लीज शेयर दैट सो दैट इट ऑल्सो एड्स टू आवर कलेक्टिव लर्निंग। कई बार आपके जो विचार होते हैं, आपके जो कमेंट्स होते हैं, उससे एक थॉट ट्रिगर होती है और मैं कुछ और रिसर्च करता हूँ, कुछ और पढ़ता हूँ। हाय सुगाता, स्वागत है आपका। तो जेफरी ब्लैंड साहब का बोलना है, सबसे पहली पॉइंट, क्या मैं वो भी दिन रात सोचते हैं कि क्या ये इन्फेक्शन हर इंसान को होगा क्या? जो बचे हैं क्या उनको भी होगा? जवाब नहीं। अगर हम एक्सपोज हुए तो होगा। किस तरह की रिएक्शन हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी? नॉट प्रिडिक्टेबल। आपने 40 साल से लेकर 60 साल तक के लोगों का भी रिस्पॉन्स देखा है। 90 साल 100 साल वाले भी बच के वापिस आ गए हैं और 30 साल वाले भी कट लिए हैं। तो ये बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। एक दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जो पॉइंट है, इज एक्सपीरियंस द बेस्ट टीचर। क्या ऐसे देश, ऐसे व्यवस्थाएं, सोसाइटीज विच हैज एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विद सच एपिडेमिक, उनमें क्या हालत हुई? तो रॉयल सोसाइटी ऑफ मेडिसिन लंदन ने एक सेमिनार करी थी कुछ दिनों पहले, जिसमें 8000 से ज्यादा हेल्थ एक्सपर्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड से शामिल हुए थे। उसमें खास तरह से उन्होंने एक डॉक्टर मोनिका मुसेनेरो का जिक्र किया है। ये गवर्नमेंट ऑफ युगांडा के हेल्थ मिनिस्ट्री में काफी सीनियर लेवल के की लेवल पे काम करती है। राजीव जी, स्वागत है आपका। अभी देखिए युगांडा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि युगांडा को इबोला वायरस के संक्रमण से, इन्फेक्शन से फाइट करने का दुर्भाग्य बोलूं, और अभी एक तरह से वो सौभाग्य भी लग रहा है कि उनको पता चला है कि एक खतरनाक बीमारी से कलेक्टिवली कैसे लड़ा जा सकता है, और उन्होंने इबोला को हराया। साथ में आप सबको ये जानकारी भी है कि इबोला कोविड-19 से बहुत ज्यादा डेंजरस थी। मोर्टेलिटी रेट 30%, 100 को 30 लोग मर जाएंगे। यहां तो अभी हम 4-5% की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही जनवरी 2020 में चाइना की खबर निकलनी चालू हुई, तभी युगांडा के लोगों ने और सरकार ने इंटरनली सोशल कंट्रोल्स इंट्रोड्यूस करा दिए और साथ के साथ कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग चालू कर दी। कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग जो होती है, जो लोग इन्फेक्शन बाहर से लेके आ रहे हैं, स्ट्रिक्ट हो गए। जैन-फेब में ही स्ट्रिक्ट हो गए। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है डेटा, आप खुद ही इसको देख पाएंगे कि अभी तक युगांडा में टोटल 2000 केस ही हुए हैं और केवल 20 मौतें हुई हैं। युगांडा कोई छोटी जगह नहीं है, 4 करोड़ 27 लाख की पॉपुलेशन है वहां की। उसके कंपैरिजन में मुंबई की पॉपुलेशन 1 करोड़ 84 लाख है। मुंबई में हमने अभी तक 2,27,276 केसेस देखे हैं, कल तक की बात कर रहा हूं, और टोटल मौतें हैं 9,391, 9,391 compared to 2,000 cases in Uganda and just 20 death। तो ऐसा क्या किया उन्होंने कि ये सब चीजें रुक पाई? साथ में एक और एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। ताइवान, छोटी सी आइलैंड सिटी नेशन जो बोलिए आप, चीन से खाली 100 माइल की दूरी पर है। लाखों लोग चीन से हर महीने आते जाते हैं, उसके बावजूद ताइवान ने कैसे अपने कोविड केसेस को नियंत्रित रखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2003 में हालांकि वहां उनके यहां भी सार्स की इन्फेक्शन हुई थी, तो एक लर्निंग और एक तैयारी हो गई थी। उनको पता था कि एक इन्फेक्शियस डिसीजेस जो होती हैं उनसे कैसे फाइट बैक करना है। प्रेसिडेंट साई इंग वेन, जो कि इंसिडेंटली फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट फ्रॉम एशिया हैं, और उनके वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर चेन चियांग-जेन। अब वाइस प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो इंटरेस्टिंगली जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से ट्रेंड एपिडेमियोलॉजिस्ट और वायरोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया, जैसे ही इनको चाइना से खबर मिलनी चालू हुई, उन्होंने अर्ली टेस्टिंग चालू कराया अपने देश में, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चालू किया कि किससे किसको फैल रहा है, जिससे फैलना पता चला उन लोगों को आइसोलेशन करना, मास्क की इमीडिएट इंप्लीमेंटेशन कर दी, और इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ डेटा है उनके पास, छोटी कंट्री है और डेवलप्ड है, तो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ डेटा के हिसाब से वो ट्रैक कर पाए कि किस तरह से इन्फेक्शन बढ़ रही है। आज तक ताइवान की इन्फेक्शन रेट काफी लो है, बहुत ही कम इंपैक्ट वहां की डेली लाइफ पे देखा गया, और ताइवान की इकोनॉमी को तो बिल्कुल भी कुछ असर नहीं हुआ इसका। वहीं कंपैरिजन करें तो दुनिया का सबसे पावरफुल जो कंट्री है पर कैपिटा, वहां पे ताइवान के कंपैरिजन में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 1200 गुना ज्यादा केसेस हैं। डेथ की बात हो रही, तो
वहीं कनाडा की बात करें तो इंटरेस्टिंग थोड़ी डेटा निकाला था मैं, तो कनाडा में हर 1 लाख इंसान पर 19 केसेस हैं। परवेज भाई स्वागत है आपका। यूएसए में हर 1 लाख इंसान पे 1000 केसेस हैं। ताइवान में हर 1 लाख पे खाली 2 केस है। तो इज एक्सपीरियंस द बेस्ट टीचर? एंड मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि एक तो भगवान ना करे कि दूसरी पैंडेमिक आए, लेकिन अगर आएगी तो तब तक हमारे यहाँ भी थोड़ी लर्निंग रहेगी, थोड़ी अवेयरनेस रहेगी उसके बारे में। तो अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, तो भारत में क्या है, 1 लाख में कितने केसेस अभी तक रिपोर्ट किए जा रहे हैं? तो भारत की जो डेटा है वो है 30.04, 30 केसेस 1 लाख में। अभी कितनी टेस्टिंग हो रही है, कितनी % टेस्टिंग है, उसमें हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि मत भूलिए हम 125 करोड़ लोगों वाले देश हैं और टेस्ट तो कुछ लाख में ही हो रहा है। अगर हम दिन का 1 करोड़ टेस्ट करें तो भी हम 10% टेस्ट कर 10% से भी कम की बात कर पाएंगे। तो दैट्स अ सेपरेट टॉपिक। सेल मैगजीन एक बड़ी ही रेप्यूटेड साइंटिफिक जर्नल है, जिसमें एक 40 ऑथर की टीम ने एक आर्टिकल लिखी। उसमें से जो मोटा मोटा क्रक्स निकल के आता है वो ध्यान दीजिएगा। वो क्रक्स ये कहता है कि मोस्ट वल्नरेबल टिश्यू फॉर इन्फेक्शन विद कोविड-19 सरफेस ऑफ नेसल पैसेज एंड साइनसेस। सबसे ज्यादा आपकी शरीर में कोविड-19 इन्फेक्शन पकड़ने के लिए जो चुंबक है, जो पकड़ सकती है, वो है आपके नाक, मुंह और खासकर नाक का जो नेसल पैसेज है और जो साइनसेस हैं। वो क्यों? बड़ा ही सिंपल लॉजिक है। इन जगहों पे सबसे ज्यादा ACE2 रिसेप्टर होते हैं। अभी ACE2 रिसेप्टर्स क्या करते हैं? वो कोविड-19 के वायरस को चिपकने का एक लॉक देते हैं जहां पे वो फंस सकते हैं। अब ये जानकारी साइंटिफिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि खाली एक कपड़े का मास्क पहनकर जो हमारे नाक को और मुंह को ढक के रखे, हम इस एक्सपोजर को बहुत बहुत कम कर सकते हैं। तो मास्क की इंपॉर्टेंस जितनी बताई जाए उतनी कम है। नवीन जी स्वागत है आपका। तो एक और चीज जो इस आर्टिकल में बोली गई है, वो बोलता है कि मेकिंग प्रिवेंशन पर्सनल। ये सरकार का काम नहीं है, ये हमारा काम है, खुद की। जैसे आपकी इम्यून सिस्टम की स्टेटस आपकी है, मेरी इम्यून सिस्टम की स्टेटस मेरी है। इसमें हम दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकते। हाँ, ये इंडिविजुअल है। इसी तरह आपकी जो रेसिलियंस है, किसी बीमारी से लड़ने की क्षमता है, वो भी इंडिविजुअल है। वो मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, ना ही सरकार कर सकती है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? 2 prong अप्रोच। मिनिमाइज एक्सपोजर रिस्क, वैसी जगहों पे जाना जहां पे इस इन्फेक्शन के चांसेस होने के ज्यादा हैं। दूसरी, अपनी जो मैक्सिमाइजिंग रेसिलियंस ऑफ योर ओन बॉडी एंड पोटेंशियल, कि हम अपने शरीर को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इस अगर इन्फेक्शन हुई तो उससे लड़ने के लिए। अब स्टेप्स बड़े सिंपल हैं। वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली। जब भी घर में भी हैं, कुछ चीजों को छुआ आपने, बाहर से आने वाली चीजों को, बाहर से दरवाजा छुआ, बाहर गए, हाथ धोइए। कीप द सोशल डिस्टेंस। वो लोगों से भावना में आकर के एकदम पास में जाके बात नहीं करने लग जाना है, दूरी मेंटेन रखनी है। लिमिटिंग ग्रुप इंटरैक्शन, जहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो दूरी रखें। आपका जो पर्सनल स्पेस है उसको वेंटिलेट करना, कि घर के खिड़की दरवाजे हमेशा बंद नहीं रहने चाहिए। वेंटिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवन व्हेन यू आर इन अ लॉकडाउन स्टेटस। एंड जब भी पब्लिक में जाए तो मास्क पहने। तो आप बोलेंगे ये सब तो हमें पहले से पता है कि क्या चल रही है। राजीव जी लिख रहे हैं, बट साइज ऑफ वायरस इज टू स्मॉल एंड कॉटन मास्क पोर्स आर बिगर, सो हाउ इट्स इंपॉर्टेंट। ये बड़ा ही अच्छा पॉइंट है राजीव जी, और कई लोग बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे खाली एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जिस वैक्सीन की उम्मीद में हम इंतजार कर रहे हैं, वो 50% तक आपको प्रोटेक्शन देगी। उससे ज्यादा प्रोटेक्शन आपको मास्क देने के चांसेस हैं। तो मास्क इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड। हम इसके बारे में और डेटा आपको दे रहे हैं थोड़ी देर में। तो जब हम बोलते हैं रेजिलियंस बढ़ाने का, तो हम मतलब क्या रेजिलियंस कैसे बढ़ा सकते हैं? तो पहला सवाल इस आर्टिकल में, पहला सवाल जो जेफरी ब्लैंड साहब पूछते हैं, तो जेफरी साहब पूछते हैं कि क्या आप उस कैटेगरी में हैं जो ज्यादा वल्नरेबल है, जिनको ज्यादा खतरा है, कि कम खतरे वाले कैटेगरी में है? तो ये 2 चीजों पे डिपेंड करेगा कि आप किस कैटेगरी में है और आपकी एक्सपोजर कितनी है, आपकी डिजीज की सिवियरिटी कितनी है। तो फॉर एग्जाम्पल, खतरा किनको है? ओबेसिटी, जो मोटे लोग हैं। सेकेंड, जो हाइपरटेंसिव्स हैं, जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जिनको दिल से रिलेटेड कोई बीमारी है,
चौथी, जिनको डायबिटीज है और एक एज भी फैक्टर होता है, तो जो 60 के ऊपर हैं उनको ज्यादा सावधानी मेंटेन करने की जरूरत है अभी। लेकिन ये जो इम्यूनिटी की बात हो रही है, रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात हो रही है, ये क्या कोई एक चीज पे डिपेंड करती है ना? तो इसमें है लाइफस्टाइल आपकी क्या है, आपकी डाइट कैसी है, आपका इन्वायरमेंटल स्ट्रक्चर कैसा, आप जहां रह रहे हैं वहां की हालत कैसी है, आपकी सोशल डिटर्मिनेशन क्या है, अमीरी गरीबी का भी फैक्टर है इसमें, आप जिस जगह पे रहते हैं वहां क्या बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है, ये डिपेंड करता है, आपकी लाइफ में कितना स्ट्रेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना तनाव झेल रहे हैं आप। और आखिरी बात जिसपे अभी लोग तवज्जो नहीं दे रहे हैं, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं जा रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है जिनकी रोजगार और नौकरियां जा रही है, वो उस तो उन सब ये सब चीजों का एक कॉम्बिनेशन इज व्हाट गिव्स यू अ गुड इम्यूनिटी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये डॉक्टर जेफरी बोल रहे हैं। तो पहले देखिए, सुगाता कुछ लिख रहे हैं कि अ थरो स्टीम बाथ इज वेरी हेल्पफुल एज सजेस्टेड बाय डॉक्टर्स ऑन कोविड ड्यूटी। देखिए, एनी सच हाइजीनिक प्रैक्टिस व्हिच रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ कैरिंग वायरस इज रिकमेंडेड। एंड हम और आप अपने बायोलॉजी की किताब से जानते हैं कि 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर में आप मेजॉरिटी ऑफ वायरसेस एंड बैक्टीरिया को मार सकते हैं। गुड न्यूज अगेन इज अ डिटर्जेंट इज गुड इनफ टू किल द वायरस बिकॉज फैट की जो लेयर होती है उसको तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताना चाहूंगा। थैंक यू हर्षल भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो एक इनिशियली क्या सोचा जाता था कि ये जो बीमारी है ना, ये खाली लंग्स को अफेक्ट करती है, तो खाली जो लंग के रिलेटेड डिसीज, अभी पता चला है लिवर को अफेक्ट कर रही है, इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर रही है, किडनीज को अफेक्ट कर रही है, ब्रेन को अफेक्ट कर रही है, हार्ट को अफेक्ट कर रही है, स्किन को अफेक्ट कर रही है, पैनक्रियाज को अफेक्ट कर रही है, और तो और ब्लड को अफेक्ट कर रही है। और ये सारे ऑर्गन्स जो हैं, ये सब इम्यून सिस्टम में एक न दूसरी जगह से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। तो आप सबसे एक सवाल है मेरा कि कैन बी एलिमिनेट और एटलीस्ट मिटिगेट जो कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनको क्या हम कम कर सकते हैं और अपनी इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को, फंक्शन को बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल। जैसे 3 चीजें, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपकी डाइट कैसी है, आपकी इन्वायरमेंटल कंडीशन है, ये क्या आपके नियंत्रण में है कि नहीं? बिल्कुल है। बट हम एक चीज ये रियलाइज नहीं करते हैं कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है, ये इसका टर्न अराउंड टाइम बहुत ही फास्ट होता है। मतलब ये बात ध्यान से सुनिएगा, प्रति सेकंड आपके शरीर में लाखों इम्यून रिलेटेड सेल्स बनते हैं, लाखों, और केवल 100 दिन में आपकी इम्यून सिस्टम के सारे सेल नए आ जाते हैं। तो अगर हम मार्च में लॉकडाउन में गए थे, कई बार अभी तक हमारी रिन्यूअल हो चुकी है, पूरी की पूरी सेल इम्यून सिस्टम की नई आ गई है, बिकॉज 100 डेज में पूरा टर्न अराउंड होता है इम्यून सेल्स का। तो अभी जो है, आपको ये अपॉर्चुनिटी है इस साइकिल को चेंज करने का, बाय टेकिंग राइट डिसीजंस अबाउट कि आपके पर्सनल लाइफ में वेरिएबल्स जो हैं वो आपकी कंट्रोल, आप डाइट पे कंट्रोल कर सकते हैं, आप आपकी लाइफस्टाइल पे कंट्रोल कर सकते हैं, आपका इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कितना होता है, शायद ये भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक बड़ा ही अच्छा टाइम है आपके अपने इम्यून सिस्टम को एक रीसेट देने का। फॉर एग्जाम्पल, कैसे करेंगे ये? तो हमें टारगेट करना है ओबेसिटी को, मोटापे को टारगेट करना है, हमें टारगेट करना है हाइपरटेंशन को, हमें टारगेट करना है प्री डायबिटीज या डायबिटीज को, अगर हम इस कोविड बीमारी से लड़ना चाहते हैं। तो इसमें आप लोगों का क्या विचार है वो भी बताइएगा, साथ में डाइट का क्या रोल है। तो व्हाट यू ईट फीड्स द इम्यून सिस्टम। आप जो खाते हैं वो आपके इम्यून सिस्टम को खुराक के तौर पे मिलती है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि तो बाकी सब सिस्टम को वही लागू होती है। ओबेसिटी में, मोटापे में खासकर शरीर में ज्यादा विसरल फैट पाई गई है, और ये जो विसरल फैट है, ये फैट अब क्या हो रहा है कि फैट इतनी जमा हो रही है एक्सेसिव और यूज नहीं हो रही है बॉडी में, तो एक तरह की प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेज बनाती है कि सूजन के पूर्व वाली स्थिति है। अब सूजन जहां होगी, इन्फ्लेमेशन जहां होगी, वहां पे इम्यून सेल्स जमा होंगे। तो मोटे आदमी के शरीर में, जिनमें हाई ओबेसिटी है, जिनमें हाई फैट कंटेंट है, उनके शरीर में बहुत सारे डिसफंक्शनल इम्यून सेल्स ट्रैप रहते हैं फैट में। और कोविड के केसेस देखे गए हैं कि जितनी ज्यादा ओबेसिटी उतनी ज्यादा कोविड-19 केसेस, क्लियर कट कोरिलेशन। एक डॉक्टर रैंडी
क्रोन है, एमडी पीएचडी हैं, जिन्होंने एक बड़ा ही प्रोवोकेटिव आर्टिकल लिखा है लैंसेट में, जो कि बहुत ही जानी मानी जर्नल है। आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं जाकर के, पब्लिक के लिए भी वो वीकली मेलर्स भेजते हैं। उनके आर्टिकल का नाम है कोरोना वायरस इज द ट्रिगर बट द इम्यून रिस्पॉन्स इज डेडली। कोरोना वायरस एक ट्रिगर है, आपकी इम्यून सिस्टम आपको मारती है। अभी आप बोलेंगे तो मतलब ये जो ओबेसिटी और वायरस एक डेडली कॉम्बिनेशन है? यस, बिल्कुल है। एक लाइन पढ़ना चाहूंगा। If the controls of the immune system are disabled because of association related to comorbidities, an individual is not only at greater risk for COVID-19 infection, but also for what has been called cytokine storm, which essentially describes an overwhelming state of inflammation. तो अगर कोमॉर्बिड कंडीशन जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी की वजह से आपकी इम्यून सिस्टम के ऊपर में से कंट्रोल हट गया है, तो ये आपकी शरीर में कोविड-19 होने के बाद ऐसे लोग जो मोटे हैं उनमें एक साइटोकाइन स्टॉर्म पैदा करता है, और जो पेशेंट मर रहे हैं वो इस वायरस की डायरेक्ट वजह से नहीं मर के, बल्कि कोलैटरल डैमेज हो रही है, जिसमें उनकी बॉडी के अंदर ही ऐसे रिस्पॉन्स आ रही है कि बहुत ही एक तीव्र इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जिसमें बॉडी खुद से खुद को शट डाउन करती है। तो अभी के समय में कल की जो हमारी टॉपिक थी उसमें हम बात कर रहे थे कि हमें अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए फास्टिंग करनी चाहिए। आज भी उसकी जिक्र है, लेकिन इम्यूनिटी को बूस्ट नहीं करना है। इम्यूनिटी को मैं अगर सही मायने में बोलूं तो बैलेंस करना है, उसको कंट्रोल रखना है, कंट्रोल सिस्टम्स को कंट्रोल में रखना है। अभी देखिए इसके लिए क्या रिकमेंडेशन है इस आर्टिकल में कि जो डैमेज्ड इम्यून सेल हैं उनको क्लियर करना टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट है। तो जेफरी साहब ने एक नए वर्ड को यूज किया है, इम्यूनो रेजुविनेशन, कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको एक फ्रेश ताजगी वाला एहसास कैसे दिया जा सकता है। तो इसके लिए क्या हम हेल्दी बैलेंस्ड एक लाइफस्टाइल के बारे में सोच सकते हैं, इसके बारे में और आगे देखते हैं। पिछले एक 20-30 साल से अलग अलग देशों में जो सरकारें हैं वो अलग अलग कैंपेन चला करके बात करती रही हैं कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, NCD, जिनको लाइफस्टाइल डिसीज भी बोलते हैं, जिनको क्रोनिक प्रिवेंटेबल कंडीशंस भी बोलते हैं, जैसे डायबिटीज, ओबेसिटी, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, हाइपरटेंशन, इनसे कैसे बचा जाए और ये आपको दूसरी बीमारियां दे सकते हैं। अभी इस बात पर कोरोना ने फुल स्टॉप लगा दिया, क्योंकि अभी हम पूरा डायरेक्ट कोरिलेशन देख पा रहे हैं कि अगर जिस इंसान में इस तरह की बीमारियां ऑलरेडी हैं उनमें कोविड के केसेस ज्यादा देखे जाएंगे। केस इन पॉइंट, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन साहब खाली 2004 में जब वो एमपी थे तो वहां पे एक विधेयक लाने की एक बिल लाई गई थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड शुड फाइट अगेंस्ट द एपिडेमिक ऑफ ओबेसिटी। तो उन्होंने इसका विरोध किया था कि नहीं, सरकार को इस पब्लिक के पर्सनल खाना पीना क्या है उसमें बढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी जबकि लकीली बोरिस साहब ठीक होकर के आ गए, हालांकि उनको आईसीयू में जाना पड़ा था, कंडीशन क्रिटिकल हुई थी उनकी, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज किया है, मैं खाली उसको ऐसे पढ़ना चाहूंगा। द फैक्ट्स आर सिंपल, एक्स्ट्रा वेट पुट्स एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन आवर ऑर्गन्स and makes it harder to treat heart disease, cancer, and, as we have found, coronavirus. This was true in my case and it's true in many thousands of others. It was a wake-up call for me and I want it to be a wake-up call for the whole country. मतलब इसको छोटी एक हिंदी भाषी लोगों के लिए बताना चाहूं तो प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन साहब का कहना है कि ये मेरे लिए एक जगने जैसा है, क्योंकि अभी पता चल गया है कि मोटा होने से शरीर पे अलग अलग ऑर्गन पे ज्यादा लोड आता है, आप बीमारियों से लड़ने की क्षमता खोते हैं, और ये कैंसर, हार्ट डिसीज और बाकी बीमारियों में भी है, और कोरोना वायरस ने भी इसको प्रूव करके दिखाया है। दूसरी बात कि ये एक जागरण जैसी बात है, लोगों को जग जाना चाहिए कि अपने हेल्थ के लिए, अपने वजन को कंट्रोल करने के लिए पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड जो फाउंडेशन है जो काम करती है पब्लिक हेल्थ के ऊपर में, उन्होंने कैंपेन शुरुआत की है एक्सरसाइज, वेट लॉस और जंक फूड के अगेंस्ट में। तो अभी शॉर्टली ऑल ओवर कंट्री कैंपेन शुरू हो जाएंगे। इसमें बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि ये तो
बहुत सारे धंधे हैं, रोजगार धंधे जो कि ये कंपनियां जो बनाती हैं उनको नुकसान होगा। बट अभी सरकार समझ रही है कि ये कलेक्टिव सबके हेल्थ की बात है, क्योंकि क्रोनिक बीमारियों के इलाज में जो देश पैसा खर्च कर रहे हैं, लाइक अमेरिका में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, हमारे यहाँ आप देख लीजिए डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इसको लोग ये अपनी नियति मान करके अपनी जीवन में परिवर्तन नहीं लाएंगे, लेकिन दवाइयों में हजारों हजार रुपए हर महीने खर्च किए जाते हैं और उसको नॉर्मल समझा जाता है, जो कि नॉर्मल नहीं है। तो एक कोविड-19 लॉजिक और डिसीजन ट्री शेयर की है जेफरी साहब ने, जो कि मैं कमेंट में डालूंगा आप सबके लिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस डिसीजन ट्री में सबसे पहले कि अगर मैं वो इमेज देख करके आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं, तो कोविड-19 वायरस व्हाट वी नो नाउ, कि हमारे बॉडी में ये वायरस बाइंड करते हैं ACE2 रिसेप्टर से, फ्यूरिन एंड TMRPSS2 रिसेप्टर इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, आई एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। स्ट्रेटेजी नंबर 1 क्या होना चाहिए हमारा? रिड्यूस एक्सपोजर टू द वायरस से जितना बच सके बचें, हैंड वॉशिंग करें, मास्किंग करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, लिमिट करें ग्रुप इंटरेक्शन को, और अपने आसपास वेंटिलेशन अच्छा रखें। कभी साउंड रोकने के लिए हम सब बंद कर देते हैं, बट नॉर्मली ये चीजें खुली रहती हैं यहाँ पे। कोविड-19 वायरस व्हाट वी थिंक इवेंचुअली, क्या सबको ये होने वाला है? क्या मुझे भी होने वाला है? तो स्ट्रेटेजी नंबर 2, ऑप्टिमाइज रेसिलियंस, proactive decision making about lifestyle, diet, environment, social determinants, ये सब चीजें हमारी इम्यून फंक्शन को प्रभावित कर सकते हैं। अभी पर्सनल सवाल जो आपको खुद से पूछना है, क्या मेरे अंदर इनमें से कोई भी, क्या मेरी BMI 27 से ज्यादा है? क्या मैं प्री डायबिटिक हूं या डायबिटिक हूं? क्या मुझे कार्डियोवैस्कुलर डिसीज है? क्या मुझे हाइपरटेंशन है? अगर यस है तो आपको स्ट्रेटजी नंबर 3 पे जाना होगा। अगर नहीं तो आपकी लाइफस्टाइल को कंटिन्यू करें और सप्लीमेंटेशन का जो प्रोग्राम है उसको चालू रखें। तो स्ट्रेटजी नंबर 3 में आती है टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग, स्लीप, डाइटरी सप्लीमेंट, माइक्रोबायोम, लो ग्लाइसेमिक डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड ओरल हेल्थ। हम इन सब की एक एक करके आपसे थोड़ी बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हमें कलेक्टिवली अपने खुद के हेल्थ को एसेस करना है कि हमारी, देखिए मेरी लाइफस्टाइल बिल्कुल मेरे हिसाब की अलग है, आपकी लाइफस्टाइल अलग है, तो मैं unless and until I have a complete idea, I cannot make any comments or judgments कि आप कैसे रहते हैं और क्या रहते हैं। लेकिन आपकी जो डाइटरी जो सोच है, जो आप खाते हैं, आपका जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, जो सोशल फैक्टर्स हैं, ये सब आपके कोविड-19 मैनेजमेंट प्लान में आप खुद से उसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लाइफस्टाइल, पहला रिड्यूस करना है एक्सपोजर, बाहर जाने का, ऐसी जगह जाने का जहां पे कोविड होने के चांसेस ज्यादा हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। आप बोलें कि अभी भी? हाँ बिल्कुल। लिमिटेड ग्रुप इंटरेक्शन करना है, रेगुलर हैंड वॉश करते रहना है, रूटीन यूज ऑफ मास्क इन पब्लिक, लाइफस्टाइल। नंबर 2, स्लीप। क्या आप 7 से 8 घंटे रेस्टफुल नींद कर पा रहे हैं क्या? अगर आपकी नींद प्रभावित हो रही है, आपकी इम्यून सिस्टम अपने पूरे बैलेंस में नहीं रहेगी। एक्सरसाइज, ब्रिस्क, नॉर्मल एक्सरसाइज, वॉकिंग, लिफ्टिंग कपल ऑफ वेट्स। बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग अभी के समय में आपको ये जानकर भी इस आर्टिकल में लिखा गया कि बहुत हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करने से इम्यूनिटी के ऊपर में डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स होते हैं। इन्वायरमेंट, अवॉइड एक्सपोजर टू केमिकल्स इन एयर, वाटर, फूड, मतलब बिना मतलब की दवाइयां खाने से बचना है। बहुत सारा होम केयर प्रोडक्ट्स यूज करने से बचना है। 20 से 30 मिनट हर दिन आउटडोर रहने की कोशिश करनी है कि हम बाहर रह पाएं और प्रकृति के पास जा पाएं। स्ट्रेस, जितनी बात की जाए उतनी कम है, तो आप कुछ ऐसा करें जिससे आपको शांति महसूस होता है, एक जो करने में आपको मजा आता है। जैसे आपको पढ़ना पसंद है, पढ़ाई कीजिए। आपको म्यूजिक सुनना पसंद है, कुछ पॉडकास्ट सुनना पसंद है, पॉडकास्ट सुनिए। आपको कुछ वीडियो देखने का मन होता है, वीडियो देख लीजिए। मेडिटेशन कीजिए अगर आपकी पसंद वो है। कुकिंग कीजिए अगर आपको वो रिजुविनेटिंग लगता है। पेंटिंग करिए अगर आपको वो पसंद है। मुझे अपने पौधों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी चीज जिससे आपके बॉडी का स्ट्रेस लेवल कम होता है। कई बार मैंने एक भी देखा है कि लॉन्ग टर्म तक बहुत देर तक मीटिंग चल रही है या फिर कुछ बहुत
स्क्रीन ही देखते जा रहे हैं। जस्ट बाय स्टैंडिंग इन द बालकनी एंड लुकिंग एट द ग्रीन प्लांट्स, 2-4 मिनट वहां खड़े रहने से ही ऑटोमेटिकली आधी स्ट्रेस की लेवल कम हो जाती है। ट्राई करके देखिएगा। नवीन बाबू ने आज शाम को वीडियो भेजा है, बीटे रानी के साथ पौधों में पानी डाल रहे थे, देखकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। अभी हम आते हैं डाइट पे। तो अभी देखिए, इसमें कोई श्योर शॉट नहीं है कि क्या फिट होगा, क्या मैं आपको रिकमेंड करूं। आपको खुद से देखना है कि आपकी शरीर किस चीज को पॉजिटिवली लेती है, किन चीजों को खाने के बाद आपको एनर्जेटिक स्लगिश महसूस नहीं होता है, किन चीजों को खाने के बाद आपके शरीर में भारीपन महसूस होता है, वो आपको खुद ही एक कॉल लेनी होगी। बट कुछ नॉर्मल जो रिकमेंडेशंस हैं, जो पहले भी लागू थे, अभी भी और लागू हैं। डोंट ओवर ईट, जरूरत से ज्यादा ना खाएं। बॉडी वेट को मैनेज करने की कोशिश करें। अगर आप ओबीस हैं तो आपको अभी बहुत ही एक अच्छा रीसेट टाइम है जिसमें आप अपने वजन को नियंत्रित करने की कोशिश कर सकते हैं। डोंट कंज्यूम एक्सेसिव स्वीट फूड्स, बहुत ज्यादा मीठी चीजें या मीठे पदार्थ जो हैं, भले वो जूस होती हैं या बाकी चीजें, उनका कंजम्पशन कम करें, क्योंकि हम पहले के एपिसोड में बात कर चुके कि हाई शुगर इंपैक्ट्स योर इम्यून सिस्टम्स बैलेंस। लिमिट करें यूज सैचुरेटेड फैट का, जो आपको मेनली मीट बेस्ड सोर्सेज से ही मिलते हैं। हाई ग्लाइसेमिक फूड अवॉइड करें, जिसमें बहुत ज्यादा तुरंत खाने से शुगर बॉडी में किक इन होती है। तो लो ग्लाइसेमिक फूड खाने की सलाह है, जो कि मोटे अन्न है। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी के इंसुलिन लेवल्स पे स्ट्रेस कम आएगी, आपके मेटाबॉलिज्म पे स्ट्रेस कम आएगी। तो इनमें आप क्या खा सकते हैं? वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, नट्स हैं, जो सीड्स होते हैं वो, गुड क्वालिटी फैट, घी इज इम्पॉर्टेंट, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल इज इम्पॉर्टेंट, मछलियां अच्छी हैं, बीन्स, दाल खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हरे पत्तेदार सब्जियां और फ्रूट्स खाना इंपॉर्टेंट है। हाई फाइबर फूड, इसकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है, और उसमें ऐसे फाइबर्स होने चाहिए जो इनसॉल्युबल हो, जो पेट में पचे नहीं। एक तो आपकी जो मोटेलिटी है पेट की वो ठीक रहेगी। कॉन्स्टिपेशन अभी के समय में होना अच्छी बात नहीं है। ईट द रेनबो, जितनी ज्यादा कलरफुल सब्जियां और फल आप मिलाकर खा सकें उतनी अच्छी बात है। और मेरी फेवरेट चीज, इसके बारे में कल बात कर रहे थे आर्टिकल में, वो वापिस आई है, टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग। क्या आप 16 घंटे की फास्टिंग कर रहे हैं? एटलीस्ट 14 घंटे की कर रहे हैं? क्या होगा इससे? आपकी मेटाबॉलिज्म स्टेबलाइज होती है और आपकी इम्यून सिस्टम में भी बैलेंस आता है, जो हम और डिटेल में कल बात कर चुके हैं। वापिस वो रेफरेंस आई। क्या कुछ सप्लीमेंट लेने चाहिए? तो जो रिकमेंडेशन उसमें आपको हर दिन के खाने में विटामिन ए, सी, डी, ई, जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन B12, विटामिन B3 और क्वर्सेटिन होनी चाहिए। क्वर्सेटिन क्या है? ये एप्पल में होती है, अनियंस में होती है, ग्रेप्स में होती है, हरी सब्जियों में पाई जाती है। आपके खाने में रोज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होने चाहिए। आपको ये मछलियों से मिलता है, आपको ये तीसी से मिलता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड। आपके माइक्रोबायोम की इंटेग्रिटी, आपके पेट में जो रहने वाले करोड़ों जीव जंतु हैं, अभी वापस ये हमारे एक टॉपिक से रिलेटेड है ये रिकमेंडेशन। तो ये सारी चीजें जो सर्कल होके एक साथ आ रही हैं, इसमें हाई फाइबर डाइट खाने की सलाह दी गई है। ऐसी डाइट जो प्रीबायोटिक का काम करे, जो डाइजेस्ट हम नहीं कर पाते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन में जाती है, तब जाके बैक्टीरियाज के लिए वो खाने का काम करती है। और जब भी आप अच्छी क्वालिटी की हाई फाइबर डाइट खाएंगे, जिसमें भिंडी है, फ्लैक्स सीड है, बाकी जो फल हैं, खुरदुरी चीजें हैं, याद रखिएगा जो भी प्लांट बेस्ड चीजें आप खाएंगे उसमें फाइबर होता ही होता है। बट अंडा, मीट, मटन, चिकन में फाइबर 0 होता है। तो अगर आपको ज्यादा पसंद है नॉनवेज खाना, तो अभी समय है नॉनवेज थोड़ा कम करने का और प्लांट बेस्ड खाना थोड़ा ज्यादा बढ़ाने का। आखिर चीज, आपको जहां संतुष्टि होती है, शांति मिलती है, सेफ हार्बर जो आपके लिए है, वहां पे ज्यादा समय बिताएं और डर से थोड़ा बचने की कोशिश करनी है। तो मेरे लिए तो सेफ हार्बर हमारा घर है। तो अनलेस एंड अनटिल इट्स एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, वीरता ना दिखाएं। अभी वीरता दिखाने का समय नहीं आया है। कई देशों में जहां पे लोगों ने नॉर्मल लाइफ रिज्यूम की, सेकेंड वेव आ गई है। हमारे यहाँ तो अभी फर्स्ट वेव ही खत्म नहीं हुई है। गॉड ओनली नोज कि अभी सर्दियां आ रही हैं जिसमें स्मोक बढ़ती है, फॉग बढ़ता है, जिसमें पॉल्यूशन बढ़ता है। तो उस समय कोविड के और क्या असर होने वाले हैं। तो हम जो हैं, डॉक्टर एंथनी फाउची ने अभी एक आर्टिकल निकाली जिसमें उन्होंने बोला कि अभी एक बहुत बड़ा रिमाइंडर आया है हम सबके लिए कि खुद को एकदम सुप्रीम मानकर ना चलें और इस प्रकृति और नेचर के साथ सामंजस्य बना के एक हार्मनी में रहने की कोशिश करें।
तो यही सब कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। ये जो डिसीजन मेकिंग ट्री है मैं आपके साथ कमेंट्स में शेयर करूंगा, आप उस पर ध्यान दें। मुकेश जी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। एंड यहाँ अंचल, तनुज, हर्षल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अभिनव जी, पापा, सुगाता, राजीव जी, परवेश भाई, नवीन, थैंक यू सो मच। एंड उम्मीद है आपको कुछ नई टिप्स मिली होंगी आज की टॉपिक में। खुद भी पालन करें एंड ऑल्सो take care that your family members are also observing it. Plus, do share this valuable information with your friends, family, and colleagues. Thank you very much, and see you with a new topic, interesting topic next week. Bye bye. Take care.